Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will continue our chapter number 6, Judiciary. आज हम अपना चैप्टर है न्यायपालिका कंटिन्यू करेंगे. इन दिस चैप्टर वी वर डूइंग अबाउट जुडिशरी एंड टुडे वी विल डू अबाउट द जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. ठीक है. लास्ट टॉपिक इज़ द जुडिशरी एंड द राइट्स. जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें राइट्स के बारे में किया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किस तरह से प्रिजर्व करती है जुडिशरी. और आज हम जो करेंगे वो करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में किस तरह से कंट्रोवर्सी रहती है, किस तरह से दोनों एकमेंडेशन के साथ काम करते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम करेंगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, द कोर्ट हैज़ बीन एक्टिव इन सीकिंग टू प्रिवेंट सप्रिविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस. तो राजनीति में क्या है, राजनीतिक जो गतिविधियां चलती रहती हैं उससे संविधान को संरक्षण करने के लिए, उसको सुपरविज़न करने के लिए, देखने के लिए, तो क्या है जो हमारा जुडिशरी है और जो हमारी कोर्ट है वो एक्टिव रोल प्ले करती हैं. ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कि जो भी हमारी राजनीति में काम हो रहे हैं, जो भी लॉ बन रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. दस द एरिया that were considered beyond the scope of judicial review such as power of the president, governor were brought under the purview of the courts. यही रीज़न है, यही कारण है कि जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र है उसके अंतर्गत सभी आती हैं. ठीक है, चाहे उसमें प्रेसिडेंट हो या कोई भी गवर्नर हो, वो सारी शक्तियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर, न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अंदर आती है, जिसकी वजह से जो हमारी जुडिशरी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट इसमें है, देयर आर मैनी अदर इंस्टेंस इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शन टू एग्जीक्यूटिव एजेंसी. इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है. ठीक है, हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन किए हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. ठीक, इसमें से जो एग्जीक्यूटिव की जो एजेंसियां हैं, कार्यपालिका की जितनी भी एजेंसियां हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसने, जुडिशरी ने. इट गिव डायरेक्शन टू सीबीआई टू इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स इन द हवाला केस. इसके साथ इसमें क्या बताया है कि जो हमारी जुडिशरी ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर दिए हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर भी एक्शन ले सके या उनकी जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सके. ठीक, ये सारी चीज़ें क्या बताती, जैसा कि यहाँ पर देखा है कि हमने जो जुडिशरी है वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए किसको बोल सकती है, सीबीआई को. यानी कि सीबीआई है किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ या ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है, किसके ऑर्डर पर, कोर्ट के ऑर्डर पर. ठीक, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया या नाम दिए हैं, ये हवाला केस में और नरसिम्हा राव केस में इनलीगल अलॉटमेंट. वो केस क्या थे, उन्होंने जो पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट की थी वो इनलीगल हो गई थी. इसकी वजह से उनके ऊपर केस चले थे कि ये अवैध तरीके से अलॉटमेंट जो हुई है, जो इशू हुए हैं पेट्रोल पंप, वो क्यों हुए हैं और किस तरह से हुए हैं, इसके बारे में. यू मे हैव हेयर्ड अबाउट द सम दीज केसेस. मैनी ऑफ दीज इंस्टेंस आर द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. तो ज़्यादातर इसमें जो इस तरह के जो केस हम सुनते हैं कि जिसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती हैं, ये सारा किसका प्रोडक्ट है, हमारा जुडिशियल एक्टिविज़म का प्रोडक्ट है. मीन्स कहने का मतलब ये है, न्यायालय की सक्रियता की वजह से, न्यायालयों की एक्टिविज़म की वजह से कि वो एक्टिव हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो फास्ट हो जाती है, या जो हमारा कोर्ट है, न्यायालय है, वो एक्टिव होकर ही जल्दी से काम करता है. ठीक है, रीज़न क्या रहता है कि अगर उन्होंने इस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया है तो लोग अपनी बात उठाएंगे
ठीक, पब्लिकली बात उठेगी तो इसमें क्या है, कोर्ट को ही जो नेगेटिव व्यू है वो सबके सामने आएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस। जो भारतीय संविधान है उसमें क्या है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर डिपेंड। ठीक है, इसकी वजह से इनमें क्या है, बैलेंस बना रहता है। इसमें क्या होता है, जितने भी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं इसमें क्या रहता है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं उनमें जो पावर शेयरिंग ऑफ पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर है वो इक्वली है। ठीक है, और इनके इक्विवेलेंट होने के कारण ही क्या है, बैलेंस बना रहता है। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ अ क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। कहने कि जो भी ऑर्गन है, यानी कि लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, इनका एरिया फिक्स है कि कौन किस एरिया में काम करेगा। लाइक जिस तरह आप कह सकते हो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, कानून बनाएगा। ठीक, जो भी कानून बन गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगी। तो इम्प्लीमेंट हो गए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो भी लॉ और पॉलिसी बनी है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये कौन देखेगा, ये हमारी जुडिशरी देखेगी। तो इस तरह से जब तीनों मिलकर काम कर रही हैं अपने एरिया में अपनी पावर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो इससे क्या है, जो पावर्स के बीच में बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो thus the parliament is supreme in making law and amending the constitution. The executive is supreme in implementing them, while the judiciary is supreme in setting disputes and deciding whether the law that have been made are in according with the provisions of the constitution. तो इसमें सारा यही है। Despite such clear cut division of the power, the conflict between the parliament and judiciary, इसके अलावा क्या करती है, जो जुडिशरी जो पावर है, पावर दोनों इस तरह से जो पावर डिवाइड हो गई है पार्लियामेंट के और जुडिशरी के बीच में, जो पावर डिवाइड है उसके बीच में कभी कभी क्या है, कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी हैज़ रिमेन्ड अ रिकरेंट थीम इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो रिकरेंट थीम इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इस तरह से जो इंडियन पॉलिटिक्स में ये अलग थीम बन जाता है। We have already mentioned two differences that emerged between the parliament and the judiciary over right to property and the parliament's power to amend the constitution. Let's recapitulate that briefly. तो यहाँ पर क्या कहा गया कि दोनों के बीच में, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, जब राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था तो तब भी दोनों के बीच में क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट रहा था। दोनों के बीच में जो विचारधाराएं हैं दोनों की, वो दोनों की अलग अलग थी। तो इसमें क्या रीज़न क्या रहा था, जो पार्लियामेंट ने क्या किया था, पार्लियामेंट ने अपनी पावर की वजह से अपनी पावर को यूज़ करते हुए क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी गई थी। Got it? तो immediately after the implementation of the constitution began, a controversy arose over the parliament's power restrict right to property. तो इसकी वजह से क्या हो गया था, दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी। ठीक है, राइट, रीज़न क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी की एबोलिशमेंट, जो संपत्ति का अधिकार है, जो हमें 1947 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, 42 नंबर पे जो अमेंडमेंट हुई है, संशोधन हुआ है, उसमें इसको एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया था। गॉट इट? जिसकी वजह से क्या है, पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में कंट्रोवर्सी रहती हैं आपस में। ये दोनों एक दूसरे की जो विचारों से सहमत नहीं हैं, कि पार्लियामेंट कहती है कि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, जबकि जुडिशरी के द्वारा कहा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गिवन है। द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑन होल्ड प्रॉपर्टी सो दैट लैंड रिफॉर्म कुड बी इम्प्लीमेंटेड। पार्लियामेंट चाहती है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें
कहा है कुछ भूमि सुधार होने चाहिए। द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट थस रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट का कहना है कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, ठीक है, कि क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि प्रॉपर्टी है वो सभी हर एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। इसी वजह से इसको क्या किया गया था, एबोलिश किया गया था। The parliament then tried to amend the constitution, but the court said that even though an amendment of fundamental rights cannot be abridged, तो जिस तरह से पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोशिश की, उस टाइम पर कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट इस तरह से फंडामेंटल राइट्स में किसी तरह के चेंज नहीं कर सकती। द फॉलोइंग इशू वर एट द सेंटर्स द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर कुछ इशू दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी रही है आपस में। तो व्हाट इज़ द स्कोप राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर है कि जो हमारी निजी संपत्ति है उसका क्या क्षेत्र होना चाहिए, क्या एरिया होना चाहिए, हम कितने लेवल तक प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, अब्रिस्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट की शक्तियाँ कितनी हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है, ठीक। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन से संबंधित पार्लियामेंट की कितनी शक्तियाँ हैं। कैन द पार्लियामेंट मेक लॉ द एब्रिज्ड फंडामेंटल राइट वाइल इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसमें कहा है कि क्या पार्लियामेंट है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकती या कि किसके ऊपर डायरेक्ट जो हमारे राज्य नीति के सिद्धांत हैं उनको लागू नहीं कर सकती। तो ये सारे के सारे इन केसेस में क्या है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कंट्रोवर्सी रहती हैं, आपस में मतभेद रहते हैं। 1967 और 1973 में जो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी है ये और भी सीरियस हो जाती है, ठीक है। इसमें कब होती है, अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म लॉज इन्फोर्सिंग प्रिवेंशन डायरेक्शन लॉ गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स। इसमें क्या है, जो भूमि सुधार कानून थे उनको ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। लॉ रिफॉर्म गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब में है रिजर्वेशन से संबंधित कानून बनाए गए थे। रेगुलेशन एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस, जो पब्लिक पर्पस के लिए क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा था। एंड लॉ डिसाइडिंग द कंपेंशन फॉर सच एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वर सम इंस्टेंस ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। तो इस तरह से जो निजी संपत्ति से संबंधित और भी मतभेद हैं वो किसके विधायिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में हो जाते हैं, ठीक है। जब इस तरह के मतभेद हो जाते हैं तो ये केस और भी सीरियस हो जाता है। इन 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी सिंस देन। तो 1973 में एक डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसकी वजह से क्या है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। मेन रोल प्ले किया है इस डिसीजन ने जिसकी वजह से दोनों के बीच जो रिलेशन बनी। दिस केस इज़ फेमस एज द केशवानंद भारती केस। और इस केस का नाम क्या रहा है, केशवानंद भारती केस। ये कब सामने आया है, 1973 में। इस केस की सुनवाई की वजह से पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में रिलेशन में डिफरेंस आ गया और जो पहले थे उसमें चेंज आ गया। इन दिस केस द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट कैन वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या कहा है कोर्ट ने कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का मूलभूत आधार है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता, किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकता बाय अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन के द्वारा जो पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं। द कोर्ट डिड टू मोर थिंग्स। कोर्ट ने दो चीज़ें और कही हैं। फर्स्ट, इट सेड दैट द राइट टू प्रॉपर्टी
was not part of basic structure, जो संपत्ति का अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। जो उन्होंने पहले निर्णय लिया है वो एज इट इज़ रहेगा। सेकेंडली, द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ दैट राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर संविधान ने कहा है कि कौन सा पार्ट मूलभूत आधार है, संविधान का मूलभूत आधार है, ये डिसीजन किसके पास रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है। कोर्ट ने दो डिसीजन दिए उस टाइम पर। कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसद, कोई भी पावर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। और ये कौन बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूलभूत आधार क्या है संविधान का, इसको इंटरप्रेट कौन करेगा, तीसरी इसको इंटरप्रेट करेगी। दिस रूलिंग हैज चेंज द नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। इस डिसीजन की वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, मतभेद का बेस ही चेंज हो गया। ठीक है, कि उनका मुद्दा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहा था, लेकिन अब बेस के ऊपर उनके बीच में मतभेद हो गए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का। As we studied earlier, the right to property was taken away from the list of the fundamental right in 1979। तो इस तरह से 79 में राइट टू प्रॉपर्टी को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया हमारे मौलिक अधिकारों में से। एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और इसकी वजह से जो सरकार के जो ये दोनों ऑर्गन है, न्यायपालिका और विधायिका, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप भी चेंज हो जाते हैं। सम इशू टिल रिमेन अ बोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू कैन जुडिशरी इंटरवेन इन द रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इस तरह से कहा है कि कुछ और इशू हैं जिसकी वजह से जुडिशरी है बार बार हस्तक्षेप करती रहती है कि जो लेजिस्लेचर है अपना जो कार्य है वो रेगुलर रूप से करे। इन द पार्लियामेंट सिस्टम द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू गवर्न इटसेल्फ एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। तो इसमें कहा है कि जो पार्लियामेंट है, संसद के द्वारा, in the parliamentary system the legislature has the power to govern itself and regulate behavior of its members. Thus the legislature can punish a person who is the legislature hold guilty breaching privileges of the legislature. Can a person who is held guilty for breach of parliament privilege seek protection of the court? Can a member of the legislature against whom the legislature has taken disciplinary action get protection from the court? These issues are unsolved and are matter of the potential conflict between two। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी पार्लियामेंट्री संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका को अधिकार है कि वो अपनी पावर को यूज़ कर सकती है खुद को गवर्न करने के लिए। ठीक है, अपने शासन चलाने के लिए, और साथ में जो मेंबर्स हैं उसके बिहेवियर के ऊपर भी वो कंट्रोल कर सकती है। मींस अगर कोई भी मिसबिहेव किया जाता है किसी भी मेंबर्स के द्वारा तो उसको पनिश कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन कोर्ट का कहना है कि कोई भी संसद किसी मेंबर के ऊपर अपना डिसीज़न कैसे ले सकती है, ठीक है, कि वो अपने निर्णय कैसे दे सकती है, जबकि निर्णय लेने का या जजमेंट करने का राइट तो किसके पास है, जुडिशरी के पास। तो इस तरह से भी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। अगर कोई मेंबर हेड ऑफ द पार्लियामेंट से नाराज़ है या अगर कोई पार्लियामेंट में किसी मेंबर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसको दोषी करार दिया जाता है, गिल्टी बोल दिया जाता है, तो वो उसके अगेंस्ट कहाँ जाए, वो प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो इस तरह से इसके बीच में पार्लियामेंट के बीच में और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। These issues indicate how delicate the balance between any two organ of the government is and how important it is for each organ of the government in democracy to respect the authority of the other।
इस तरह से जो इस तरह के इशू हैं, इनसे हमें यही पता लगता है कि गवर्नमेंट जो सरकार के अंग हैं वो किस तरह से एक दूसरा अंग इम्पोर्टेंट है। हर एक अंग है जो प्रत्येक अंग इम्पोर्टेंट है और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ एक अथॉरिटी के साथ बैलेंस बना के गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को चलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में सरकार के अंग हैं आपस में मेलजोल के साथ बैलेंस बनाकर ही शक्तियों के संतुलन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आवर चैप्टर इज कंप्लीट टुडे। सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।